मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक फिर नई वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आप लोग के समक्ष। आज का वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास के खंड से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई टॉपिक, जिससे कि अक्सर सभी तरह के परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं। ख़ास तौर से पीसीएस परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में और बिहार दरोगा वगैरह के परीक्षा में तो ज़्यादातर इस यहाँ से प्रश्न बनते हैं। टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहास के कालखंड के दौरान, ख़ास तौर से अंग्रेजी काल में जो है यहाँ पर अनेकों सामाजिक सुधार हुए। वही सामाजिक कुरीतियाँ जो कि प्राचीन काल से ही कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थी और कुछ कुरीतियाँ मध्यकाल के दौरान जो है यहाँ पर जो है भारतीय समाज में उजागर हुई। और वह जो है अब कुरीतियाँ कैसे आती है, क्यों आती है, इसके पीछे हम लोग को उसके अंदर में नहीं जाना है। कुछ भी कुरीतियाँ आती है तो उसके पीछे कुछ काउजेस होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती है। उन परिस्थितियों में हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को टू द पॉइंट फैक्ट्स पर रहना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को फैक्ट्स ही जानना है। तो इसमें फैक्ट्स को जानने के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेके चलेंगे। फिर आधुनिक काल में ऐसी क्या ज़रूरतें पड़ी, यहाँ की जो सामाजिक जो है कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ नेता आगे आए और उनके द्वारा चलाए गए कैंपेनिंग को आधार बना करके ही अंग्रेजी सरकार ने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नियमों को बना करके कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया, समाज को सुधार करने का प्रयास किया। तो इन्हीं सब कुरीतियाँ, कितने प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थी आधुनिक भारत के काल के दौरान, और उन कुरीतियों पर किस प्रकार से अंग्रेजों ने समाप्त किया और किन के अथक प्रयासों से इन जो है कुरीतियों को दूर करने का जो है प्रयास हुआ, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यह समझिए आधुनिक काल में कौन कौन से सामाजिक कुरीतियों को जो है देखा गया कि जो समाज में व्याप्त है। सामाजिक कुरीतियाँ है ना, सामाजिक समस्याएं भी कह सकते हैं। ये है सामाजिक सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलन और उनके परिणाम। हालांकि इससे रिलेटेड धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए, तो उसको हम लोग अलग टॉपिक में देखेंगे, है ना, कि हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन कौन से सुधार हुए, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन नेता आए और क्या अपने धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर जो है पारसी धर्म में क्या क्या सुधार हुई, सिख धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी धार्मिक रूप से, उसमें क्या सुधार हुई, क्या संशोधन किए गए। ये धार्मिक जो है रूप से सुधार। हम लोग आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक सुधार क्या क्या हुए और किन नेताओं के द्वारा यह सुधार के प्रयास किए गए। उनके अथक प्रयासों से जो है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। कुछ कुरीतियाँ तो ऐसी भी थी जो कि एकदम अमानवीय भी कहा जा सकता है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज में कि जो है जिसको दूर करने के लिए कुछ नेता आगे आए। और जैसे कि सती प्रथा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी और एक अमानवीय प्रथा भी कहा जा सकता है। ठीक। उसके बाद शिशु वध या बालिका हत्या प्रथा, ये भी आपका एक कुरीतियाँ थी। दूसरा है नर बलि प्रथा, ये भी एक सामाजिक कुरीतियाँ थी। तीसरा है दास प्रथा, मतलब गुलाम बना करके रखना, है ना, ये भी एक प्रकार से सामाजिक कुरीतियाँ थी। तीसरा है विधवा को गलत दृष्टिकोण से देखना और उसको समाज में प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से नहीं देखना और उसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार से वंचित रखना। तो विधवा को लेकर के भी, उनके उत्थान को लेकर के, उनके हक और अधिकार को लेकर के भी, विधवा पुनर्विवाह को लेकर के भी आंदोलन चला। तो विधवा सुधार, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाइए बाल विवाह,
बाल विवाह भी एक समस्या थी, जो कि कम एज में ही, कम उम्र में ही 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल जन्म लेने के बाद ही बच्चों को जो है विवाह कर दिया जाता था। उसकी कोई एक एज सीमा, उम्र सीमा नहीं तय की गई थी। तो बाल विवाह भी एक समस्या और कुरीतियाँ थी। तो इसको भी दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया गया। अनेकों नेताएं आगे आए और उनके कहने पर अंग्रेज़ों ने समय समय पर अलग अलग कानून बनाए, जिसके कारण जो है बाल विवाह वगैरह को अपराध घोषित किया गया। तो आज हम लोग यही सब कुरीतियों को देखेंगे। और स्त्री अशिक्षा, ये भी एक समस्या थी, स्त्री अशिक्षा, ठीक है, ये है। तो इन सारे समस्याओं पर हम लोग बात करेंगे। हर समस्या से, जितना भी ये समस्या है, कुरीतियां हैं सामाजिक, जिसको लेकर के सुधार किए गए, कौन कौन से नियम बनाए गए, किनके कहने पर हुआ, कौन नेता आगे आए, ये सब सारे प्रश्न बनते हैं। तो पढ़ने के क्रम में हम लोग फैक्ट्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनने का जो है प्रबल संभावना जो है रहता है, ठीक, ये है। तो सती प्रथा, सबसे पहले हम लोग को देखना है सती प्रथा। सती प्रथा क्या है, इसको पहले समझिए। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें स्त्रियों को उसके अपने जीवन जीने से ही वंचित कर दिया जाता था। स्त्रियों को उनके जीवन जीने से ही वंचित कर दिया जाता था। उसे उसके पति के मर जाने पर, उनके मृत्यु हो जाने पर, पति की मृत्यु हो जाने पर पति के चिता पर ही जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा, इस प्रथा का जितनी ही भर्त्सना किया जाए उतना ही कम होगा, जितनी आलोचना किया जाए उतनी ही कम होगी। यह प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से इस प्रथा को अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह सामाजिक कुरीतियाँ हैं। और इस प्रथा की जो है सर्वप्रथम साक्ष्य जो हमें प्राप्त होती है, एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख कहाँ है? ये वर्तमान के जो है आपका मध्य प्रदेश के वर्तमान सागर जिले में अवस्थित है। अब ये एरन अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो गुप्त शासक भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। इस अभिलेख में ही सर्वप्रथम सती होने का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त के एक मित्र अथवा मंत्री अथवा उनके अमात्य कहिए या उनके सेनापति गोपराज थे, ठीक है। गोपराज की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत चिता पर, जल रहे चिता पर ही उनकी पत्नी को जिंदा बैठा करके जला दिया गया। तो बस यहाँ प्रथम साक्ष्य मिलता है। हालांकि इससे पहले भी यह प्रथाएं होंगी, लेकिन साक्ष्य प्रथम जो मिलता है वो 510 ईस्वी का मिलता है, जो कि एरन अभिलेख में इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो इसलिए हम लोग को ये लिखित प्रमाण यही एरन अभिलेख से मिलता है, इसलिए एरन अभिलेख को ही हम लोग प्रथम साक्ष्य के तौर पर देखते हैं। अब देखिए, यह प्रथा तो प्रचलित थी ही प्राचीन काल से। अब यह क्या है कि इसके बाद भी यह प्रथाएं चलती रही निरंतर, है ना। फिर बीच में कुछ ऐसे शासक भी आए मध्यकाल के दौरान, जिनकी नज़र इन प्रथाओं पर पड़ी, जिनके जो है दृष्टिकोण में यह प्रथाएं अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने भी भरसक प्रयास किया कि यह प्रथा समाज से दूर हो जाए, समाज से हट जाए, समाज से उन्मूलित हो जाए, उन्मूलन कर दिया जाए। तो बहुत सारे जो है शासक ने अपने भरसक प्रयास किया कि इस प्रथा को समाप्त करने का, सामाजिक सुधार लाने का। जैसे कि कश्मीर के राजा सिकंदर, है ना, 1500 लगभग 15वीं सदी में कश्मीर के शासक हुआ करते थे, क्षेत्रीय शासक सिकंदर, है ना। अब वो सिकंदर नहीं जो भारत पर आक्रमण किया था, वो नहीं, सिकंदर नाम के बहुत सारे शासक हुए हैं। तो कश्मीर में भी जो है एक सिकंदर नाम के शासक हुआ करते थे। उन्होंने भी 15वीं सदी में कहा जाता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया। अकबर की बात आती है, मुगल सम्राट अकबर, तो अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि सती प्रथा को रोक लगाने का जो है भरसक प्रयास किए। इन्होंने भी सती प्रथा को जो है अपने शासनकाल के दौरान रोका भी, है ना, रोकने का भी इन्होंने काम किया। इसके बाद अगर बात करते हैं पुर्तगाली, आधुनिक दौर में, है ना, पुर्तगाली जो लोग आए यहाँ पर, तो पुर्तगाल के जो लोग आए, पुर्तगाली व्यापारी आए, तो यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर आए। तो प्रथम गवर्नर को छोड़कर सेकंड गवर्नर जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भी जो है यहाँ पर जो सती प्रथा को प्रतिबंध घोषित किया, है ना। जहाँ बस अपने स्तर से, अपने इलाके में जहाँ तक भी उनका क्षेत्र था,
अपने जो है क्षमता के अनुसार जो है सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया। हालांकि आगे चल करके फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर में जब जो अपना शासन चला रहे थे तो वहाँ चंद्रनगर में भी उन्होंने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। फिर आगे चल करके जो है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ा अथक प्रयास जो रहा जो है राजा राम मोहन राय, जिसको राष्ट्र पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं, पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, राष्ट्रवाद के जनक भी कहे जाते हैं, है ना। 12 भाषा के ज्ञाता, बहुत सारे जो है कृतियों के रचनाकार, बहुत सारे पुस्तक ने उन्होंने लिखा, पत्र पत्रिकाओं आदि का जो है प्रकाशन किया। तो उन्होंने ही उनकी एक रचना थी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी अपनी रचना संवाद कौमुदी जो कि पत्रिका थी उनकी, इस संवाद कौमुदी के माध्यम से ही लगातार कैंपेनिंग चलाते रहे कि सती प्रथा हमारे समाज से हटना चाहिए, ये प्रथा किसी भी मायने में अच्छा नहीं है। हालांकि जो है कहा जाता है कि यह प्रथा, इस प्रथा की भेंट उनकी भाभी खुद चढ़ गई थी, जिनको जो दिल से जो है यह प्रथा जो है भाभी भी भेंट चढ़ रही थी, तो उसको लेकर के ये चिंतित थे और उनको यह प्रथा अच्छा नहीं लगा और फिर जो है कैंपेनिंग करने लगे कि जो है ये प्रथा दूर होना चाहिए, हटना चाहिए हमारे समाज से, ये कुरीतियाँ हैं, किसी के भी जीने का हक है और उसको जीने का हक किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं है। तो संवाद कौमुदी में उन्होंने भरसक लगातार लिखते रहे और जो है अंग्रेजी शासकों से, गवर्नर जनरलों से सिफारिश करते रहे, रिकमेंड करते रहे कि इस पर एक कठोर कानून बनना चाहिए, अपराध घोषित होना चाहिए। अंततः इनके द्वारा चलाए गए जागरूक अभियान को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को प्रतिबंध घोषित करते हुए नियम 17 बनाया। नियम 17, ये देखिए ध्यान में रखिएगा, नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया, है ना, गैर कानूनी घोषित किया गया और इसको पनिशेबल बनाया गया। जो भी व्यक्ति अब सती प्रथा को करते हुए पकड़ाए जाएंगे, है ना, और किसी स्त्री को मजबूर करेंगे कि उसके पति के चिता पर जिंदा जलाने के लिए, तो उसको जो है कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जो है सजा होगा। तो इस तरह से सती प्रथा जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई। प्रारंभ में बंगाल में यह नियम लागू हुआ, नियम 17, और फिर धीरे धीरे बम्बई और मद्रास प्रांत में भी, जहाँ पर अंग्रेजों का प्रांत था, शासन था, है ना, बंगाल में तो लागू पहले हो गया, फिर बम्बई में, फिर मद्रास में भी जो है इस तरह से सती प्रथा समाप्त हुई, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग सती प्रथा का। अब आइए शिशुवध बालिका हत्या। बालिका हत्या जो प्रचलन था ये था खास तौर से बंगालियों और राजपूत समाज में। बंगालियों और राजपूत समाज में खास तौर से इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, तो आर्थिक कारण भी रहे होंगे, आर्थिक तंगी या आर्थिक रूप से अभिशाप समझना बालिकाओं को, तो बेटियों को अभिशाप समझना, तो ये जो है आर्थिक बोझ समझना, ये भी एक कारण रहा होगा, है ना। तो कारण अनेकों रहे होंगे तभी कोई प्रथा बनता है। अब ये प्रथा बन गया तो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि जन्म लेने वाली बच्चियों को उसे जिंदा मार दिया जाता था, दफना दिया जाता था, है ना। तो ये जो प्रथाएं थी शिशु बालिका हत्या, तो ये प्रथा को दूर करने का प्रयास भी किया गया। तो सबसे पहले जो इसे दूर करने का प्रयास किया गया शिशुवध बालिका हत्या को जो है यह किया गया, जो है कहा जाता है कि जो आपका 1795 ईस्वी में जॉन शोर जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय, जॉन शोर ने जो है नियम 21 बनाए और फिर 1804 ईस्वी में वेलेस्ली ने भी इसे जो है नियम 4 बनाए। इस नियम 21 और नियम 4 के तहत जो है शिशु बालिका हत्या को प्रतिबंध घोषित किया गया, ठीक है ना। शिशु बालिका हत्या को प्रतिबंध घोषित किया गया इस आधार पर कि शिशु बालिका हत्या एक सामान्य हत्या के बराबर है। जो सामान्य हत्या, एक जनरल किसी व्यक्ति की हत्या करने पर जो सजाएं मिलती है, वह सजा किसी बालिका की हत्या करने पर भी मिलेगा। इस तरह से यह शिशुवध बालिका हत्या को भी जो है समाज में कुरीति माना गया और इसे जो है एक साधारण हत्या करार दिया गया, ठीक। तो इस तरह से फिर इसमें जो है अंततः यह हत्या
कैसे समाप्त होती है। तो विलियम बेंटिक ने अपने समय में, देखिए विलियम बेंटिक का भी इसमें योगदान रहा। विलियम बेंटिक ने, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 रहा, अपने कार्यकाल के दौरान राजपूताना में, खास तौर से राजपूताना में जो यह प्रथाएं चल रही थी, बालिका की हत्या, बालिका शिशु की हत्या, उसको प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये बात है। अब फिर आगे चल करके जो है लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गया। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1844 से लेकर के 1848 तक रहा। इस काल के दौरान ही शिशु बालिका हत्या को जो है समाप्त कर दिया गया। शिशु बालिका हत्या के बारे में जो है महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि हमारे नज़रों के सामने, प्रत्यक्ष तौर पर हमारे नज़रों के सामने ही हमारी बहनों को बोरी में बंद करके नदी में बहा दिया गया। ठीक है ना। तो ये तब समझ सकते हैं, एक राजा जब यह स्टेटमेंट कह रहा है तो जो है, तो फिर आम लोगों की क्या बात है। तो इस तरह से शिशु बालिका हत्या ये भी एक सामाजिक कुरीतियाँ थी, जिसको अमानवीय भी कहा जा सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नरबली प्रथा। नरबली प्रथा खास तौर से पिछड़ी जाति और खोंड जनजाति में यह प्रचलित थी। खोंड जनजाति में जो है अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूरी हो जाने पर, कोइंसिडेंटली अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी तो उसके बदले में वो नर बलि जो है अपने इष्ट देवता को देते थे। मानव की बलि चढ़ाना ये प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो है नरबली प्रथा को भी दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। इसके लिए जो है सबसे जो है श्रेय जाता है कि इनको नरबली प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त करने का तो हॉर्डिंग को ही जाता है। अंतिम रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हॉर्डिंग ही लास्ट में इनको समाप्त किए। हॉर्डिंग फर्स्ट, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा, इन्होंने ही कैंपबेल नामक अधिकारी को नियुक्त करके, कैंपबेल, ये भी सवाल पूछा जाता है कि हॉर्डिंग ने इसको समाप्त किया नरबली प्रथा को, तो किस ऑफिसर्स को नियुक्त किया था इसके लिए स्पेशली तौर पर, तो कैंपबेल को। तो कैंपबेल नामक अधिकारी ने नरबली प्रथा को पूरे भारतवर्ष से जो है उन्मूलन कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद है दास प्रथा। दास प्रथा क्या है ना कि दास का मतलब होता है गुलाम। गुलाम बना करके किसी भी कार्य को कराना, व्यक्ति को गुलाम बनाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से सामाजिक में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रकार से कुरीतियाँ ही थी, ये एक प्रकार से कुरीतियाँ ही थी। तो इस कुरीति को दूर करने का प्रयास किसने किया? दास प्रथा के बारे में अगर बात करें तो मुगल काल में अकबर ने भी 1562 में दास प्रथा को जो है दूर करने का प्रयास किया गया। उससे भी पहले अगर चले जाएं दिल्ली सल्तनत में जो है फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या होता था? दास विभाग, एक स्पेशल विभाग उन्होंने बनाया था दीवाने बंदगान, जिसमें दासों के कल्याण की बातें होती थी। दासों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके हितों के लिए वहाँ पर निर्णय लिए जाते थे। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है दासों के लिए बहुत काम किया, है ना। दास का प्रचलन, हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो रचना है प्राचीन काल में मौर्य शासन काल के दौरान, उसमें भी 9 प्रकार के भारत में दासों का उल्लेख किया गया है ना। उसके बाद भी दास प्रथा प्रचलित रहा, दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो फिर अकबर, दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है दासों के कल्याण, उनके हितों के लिए बहुत सारे कार्य किए। फिर 1562 में मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा को प्रतिबंध घोषित किया गया। फिर आगे चल करके जो है आपका जो कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में जो दासों का जो व्यापार होता था, खरीद फरोख्त, यहाँ से दास को खरीद कर विदेशों में बेचा जाता था गिरमिटिया मजदूर बना करके, जो ये इस चीज़ को जो है प्रतिबंध लगाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर आगे चल करके 1833 के चार्टर एक्ट में भी ये कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, यहाँ की सरकार, स्थानीय सरकार, और इस पर नियम बनाएगी। इस प्रकार से जो है स्थानीय नियम बनाएगी सरकार यहाँ की। तो 1833 में यह बात एक्ट में कह दिया गया था, चार्टर एक्ट में।
फिर आगे चल करके, हालांकि इस समय 1833 के समय में कौन थे, तो आपका विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक भी पहला प्रयास किया था, जो है गवर्नर जनरल पहला जो है विलियम बेंटिक ही थे, जो दास प्रथा को भारत से प्रतिबंध करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से दास प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। तो पूर्ण रूप से समाप्त करने की बारी आई तो उसका श्रेय जो जाता है वो जाता है एलन बरो को। किसको जाता है? एलन बरो को। लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरे भारतवर्ष से समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, उन्मूलित कर दिया गया। समझ में आ गया होगा। तो दास प्रथा के बारे में कौन कौन लोग प्रयास किए, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा भी जो है, विधवा को समाज में अभिशाप समझा जाता था, जिनकी पति के देहांत हो जाते थे और वो अगर जीवित है, वो महिलाएं जीवित होती थी तो जो समाज में उनको प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, है ना। वो सफ़ेद कपड़ा, बाल छिला देना, ये सब बहुत सारे कुरीतियाँ थी। तो इसको लेकर के ही सबसे पहले बंगाल में, है ना, जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लाया गया। तब विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो है कैंपेनिंग के दौरान ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किए, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी को उन्होंने अनेकों पत्र लिखे कि इस कुरीतियाँ के प्रति उनका जो है ध्यान आकृष्ट कराया, और साथ ही साथ वहाँ के जो है वर्धमान के राजा महताब चंद को भी उन्होंने पत्र लिखा। तो पत्र लिखने का परिणाम यह हुआ, बार बार पत्र लिखा, एक बार नहीं, पत्र लिखने का परिणाम यह हुआ कि तब तक डलहौजी सुधार करना चाहते थे, तो डलहौजी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कैनिंग आए। तो कैनिंग ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक कठोर कानून बनाया, है ना, और जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह करने का एक अधिकार मिला, जिसको कहा गया, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। लॉर्ड कैनिंग के समय में, जब लॉर्ड कैनिंग पोस्ट पर आए ही थे गवर्नर जनरल बन के, तो उन्होंने इस चीज़ को एक अधिनियम का रूप दिया और कानूनी रूप से इसे वैध करार दिया, और कहा कि इससे जो पुत्र होंगे वह भी एक वैध पुत्र माना जाएगा, वैलिड पुत्र माना जाएगा। तो इस तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवाने में मुख्य भूमिका निभाए कौन, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगाल के जो है सामाजिक सुधार नेता थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। संस्कृत के वो आचार्य भी थे, है ना, स्कूल कॉलेज में उन्होंने अनेकों खोला, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल में। बंगाली भाषा के जो व्याकरण के रचयिता भी उन्हें माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ये बातें हो गई। तो ये तो आपका बंगाल के क्षेत्र में था। पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो कैंपेनिंग चलाने का श्रेय जाता है, पश्चिम भारत इन द सेंस महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो महाराष्ट्र में जो है श्रेय जाता है, वो जाता है D.K. कर्वे को। D.K. कर्वे, ये सवाल पूछा जाता है। D.K. कर्वे मतलब धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे जो है, ये पश्चिम भारत में इनको जो है श्रेय जाता है। इन्होंने 1899 ईस्वी में जो है पुणे में एक विधवा आश्रम का भी स्थापना किया था, है ना, विधवाओं के हितों और उनके सम्मान, उनके कल्याण और उनके संरक्षण के लिए, है ना। तो ये चीज़ है। D.K. कर्वे ने खुद एक ब्राह्मण विधवा जो है विधवा महिला से विवाह किया था, और इस कानून को जो है मानते हुए जो है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के उन्होंने कैंपेनिंग चलाया था, उनके उत्थान के लेकर के, उनके हक और अधिकार को लेकर के। D.K. कर्वे को आगे चल करके भारत की सरकार 1955 में भारत की सरकार ने जो है नागरिक सम्मान जो होता है ना, भारत पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। फिर 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स निकलते हैं। तो पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के कैंपेनिंग चलाने वाले नेता का नाम क्या है? D.K. कर्वे। हालांकि स्त्री शिक्षा को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारे इनका योगदान रहा है। 1916 में महाराष्ट्र में ही, पुणे में ही महिला शिक्षा को लेकर के महिला कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है ना। तो ये भी इनका जो है श्रेय जाता है। स्त्री शिक्षा को लेकर के भी इनको जो है एक योगदान का इनको श्रेय जाता है। तो ये बातें हैं इसमें। ठीक है ना। फिर दक्षिण भारत, मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास में जो है
मद्रास में भी विधवा पुनर्विवाह को लेकर के एक नेता थे, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा दक्षिण भारत में। उनका नाम था वीरेशलिंगम पुंटलू, ठीक है ना। तो वीरेशलिंगम पुंटलू ने भी जो है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के दक्षिण भारत में कैंपेनिंग किए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में बना। किनके कहने पर, किनके द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर। फिर सवाल पूछा जाएगा कि पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के किनके अथक प्रयास रहे? तो वो डी.के. कर्वे के रहे, और दक्षिण भारत में पुंटलू के रहे, है ना, वीरेशलिंगम पुंटलू। अब आइए बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है कि जब विवाह को लेकर के और स्त्री और पुरुषों के उम्र का कोई भी सीमा नहीं था, उसमें बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे, उसकी कोई उम्र सीमा तय नहीं थी, तो उसमें बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जो कि एक कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी। इसे जिस समय में बच्चों को खेलने धूपने की उम्र होती थी उस समय विवाह कर दिया जाता था, उसको एक जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो इसलिए जो है ये कुरीतियाँ थी, इसको लेकर के जो है अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और उसको आधार बना करके, उनके कैंपेनिंग को आधार बना करके अंग्रेजों ने समय समय पर भिन्न भिन्न कानून बनाए बाल विवाह को लेकर के। तो मुख्य रूप से इसमें 3 कानून लाया गया बाल विवाह को लेकर के। तो बाल विवाह से रिलेटेड 3 कानून आया, तो वह कौन कौन कानून था इसको समझिए। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, इससे सवाल बनता है। तो पहला अधिनियम जो विवाह को लेकर के था, बाल विवाह को लेकर के था, वो था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम, सिविल मैरिज एक्ट, ये 3 नाम से यह अधिनियम जाना जाता है। इसको लाया गया था 1872 में। उस समय नॉर्थ ब्रुक यहाँ के गवर्नर जनरल थे। नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। अब इसमें किसके द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर यह लाया गया था? किनके अथक प्रयासों से अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इस अधिनियम को बनाया गया? तो वो थे केशव चंद्र सेन, है ना, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के नेता, है ना, जो है वो जो राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज थे, आगे चल करके 2 भाग में बट गया था। तो एक भाग का नाम ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक भाग का नाम जो है भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया, जिसके नेता केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन जो है ने ही उनके अथक प्रयासों से ही जो है बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया, जिसमें डिफाइन किया गया कि स्त्रियों की जो विवाह करने की उम्र सीमा होगी, बालिकाओं की उम्र सीमा 14 वर्ष मिनिमम, और पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़का के लिए 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र का आयु का है तो उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था नेटिव मैरिज एक्ट। इसके बाद जो है एक विवाह सम्मति अधिनियम लाया गया 1891 में विवाह सम्मति अधिनियम 1891 में पारसी नेता जो है मालाबारी के सहयोग से, मालाबारी के द्वारा चलाए गए कैंपेनिंग के आधार पर इसमें जो है विवाह सम्मति अधिनियम में उम्र की सीमा तय की गई 12 वर्ष। उम्र की सीमा क्या तय की गई? 12 वर्ष। लड़का और लड़की दोनों के लिए 12 वर्ष जो है उम्र की सीमा निर्धारित की गई। फिर इसके बाद अधिनियम आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, ठीक है। शारदा एक्ट आता है आपको 1929 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड इरविन जो है यहाँ के वायसराय होते हैं। अच्छा, ये जो अधिनियम विवाह सम्मति अधिनियम 1891 आया था, उस समय लैंसडाउन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जिसको उसमें वायसराय कहा जाता था, ठीक है ना। शारदा एक्ट आया 1929 ईस्वी में, और इस एक्ट के समय में लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे, और किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर हरिविलास जो है हरिविलास सूरी के सौजन्य से, उनके कहने पर यह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। हरिविलास शारदा के कैंपेनिंग के द्वारा जो है यह शारदा एक्ट आया था, जिसमें जो है एज निर्धारित किया गया था लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष, ठीक है ना। तो ये है, तो यही सब कुछ फैक्ट्स निकलते हैं, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। तो विवाह से संबंधित 3 कानून, नेटिव मैरिज एक्ट, है ना, विवाह सम्मति अधिनियम और शारदा एक्ट, ठीक। तो शारदा एक्ट
भी जो है आपका हो गया। ठीक है, अब स्त्री शिक्षा को लेकर के देखिए, स्त्री शिक्षा, स्त्री को पढ़ने का हक और अधिकार हालांकि प्राचीन काल में जो थी, लेकिन बीच में जो मध्य काल में है एक ऐसी कुरीतियां व्याप्त हो गई जिसमें महिलाओं को पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इसको लेकर के सबसे पहले जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रयास किया गया कि स्त्री को भी शिक्षा पाने का हक है, अधिकार है। और इस ईसाई मिशनरी के बैनर तले काम करने वाले जो है कुछ मेंबर्स जो है एक स्त्री तरुण सभा की स्थापना की, तरुण स्त्री सभा, जिसमें जो है जिनके सदस्य जी बैथून ने ही जो सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1849 में कलकत्ता में किया। ठीक है, इसके बाद जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिए 35 विद्यालय खोले। कहाँ पर? तो बंगाल में। फिर धीरे धीरे जो है महिलाओं के उत्थान, उनके शिक्षा को लेकर के ज्योतिबा फूले जो पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते हैं, है ना, तो एक जातिगत आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं, तो उन्होंने भी स्त्री शिक्षा को लेकर के 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में किया था। ठीक है ना। तो ये सब कुछ लोग हैं जिनका जो है इसमें इस क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। डी.के. कर्वे, पश्चिम भारत में अगर बात करें तो डी.के. कर्वे भी, है ना, तो आपका जो डी.के. कर्वे भी जो है महिला विद्यालय की स्थापना 1916 में किया था, महिला महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना। ठीक है ना। डी.के. कर्वे बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कि जो है डी.के. कर्वे ने वहाँ पर खोले थे मुंबई में, है ना। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, इस महिला विश्वविद्यालय का नाम था। 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की भी स्थापना हुई थी, महिलाओं के द्वारा की गई थी, महिला अपने हक और अधिकार की बातों को रखने के लिए। तो इस तरह से जो है समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं उन सारी कुरीतियों को जो है अंग्रेज जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं के अथक प्रयासों से चलाए गए आंदोलन को आधार बना करके अंग्रेजों ने अलग अलग नियम बना करके जो है इन कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और सामाजिक सुधार लाने की चेष्टा की। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर सुने भी होंगे तो अच्छा लगा होगा, भले कि अगर नोट न कर पाएँ तो, है ना, सुनने से भी बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो इस तरह से ये सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी में जो हुई, उसके बाद जो अनेकों कानून लाए गए और इस सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए और जो है सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।